तिरंगा, ये है युवा भारती, ये है युवा भारती, ये है युवा भारती। नमस्कार। आकाशवाणी की राष्ट्रीय युवा पत्रिका युवा भारती के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं नवोदिता। इंडिया इज ऑन द मून। 23 अगस्त को जब भारत ने चंद्रमा पर तिरंगा फहराया, उस दिन को अब नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाया जाएगा। मंगलयान की सफलता ने, चंद्रयान की सफलता ने, गगनयान की तैयारी ने देश की युवा पीढ़ी को एक नया मिजाज दे दिया है। चंद्रयान 3 मिशन ने 23 अगस्त 2023 को चांद की सतह पर विक्रम लैंडर की सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग पूरी की। इसके साथ ही भारत चांद पर उतरने वाला चौथा देश बन गया और चांद के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र के पास उतरने वाला पहला देश बन गया। सॉफ्ट लैंडिंग के बाद प्रज्ञान रोवर की सफल तैनाती की गई। लैंडिंग साइट का नाम स्टेशन शिव शक्ति रखा गया। इस ऐतिहासिक घटना ने न केवल भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया, बल्कि भारतीय युवाओं के लिए भी प्रेरणा के नए सोपान तय किए। इसी उपलक्ष्य में 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित किया गया और भारत ने अपना पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस बीती 23 अगस्त को पूरे जोश के साथ मनाया। चंद्रयान 3 की सफलता ने भारतीय युवाओं को ये विश्वास दिलाया कि वो भी विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दे सकते हैं। अंतरिक्ष मिशन की सफलता ने स्टेम यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स के क्षेत्रों में शिक्षा और करियर के नए अवसरों को जन्म दिया है, जिससे स्वाभाविक रूप से भारतीय युवा विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अनुसंधान में अधिक रुचि लेने लगे हैं। ये पूरा परिदृश्य देश के युवाओं को विज्ञान और अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में नए क्षितिज तलाशने के लिए प्रेरित करता है। दोस्तों, कंट्रास्ट का भी अपना ही एक सौंदर्य होता है। देखिए ना, अभी हमने बात की स्पेस टेक्नोलॉजी जैसी एडवांस फील्ड की, और अब हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसी युवा कलाकार से जो सुलेखन कला यानी कैलीग्राफी के क्षेत्र में अपना एक मुकाम बना चुकी हैं। हालांकि ये कला डिजिटल माध्यमों पर भी उपयोगी हो सकती है, जैसे कि ग्राफिक डिजाइन, सोशल मीडिया, कंटेंट क्रिएशन और व्यक्तिगत ब्रांडिंग। लेकिन मूलतः तो ये हाथ का ही कमाल है। तो मिलते हैं कैलीग्राफी आर्टिस्ट सिमरन शर्मा से। कैसे शुरुआत हुई? कैलीग्राफी की तरफ आपका रुझान कैसे हुआ? 2016 पे मैंने केमिस्ट्री ऑनर्स में दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की। जी। अपने कॉलेज के आखिरी सेमेस्टर में इंटरनेट पर माइंडलेसली स्क्रॉल करते हुए मुझे एक कैलीग्राफी आर्टिस्ट का एक पोस्ट नज़र आया। जी। वे बहुत सुंदर तरीके से एक अलग ही तरह के पेन से लिख रहे थे। मुझे लगा मैं भी ऐसा लिखना चाहती हूँ। कुछ समय लगा, वो पेन ढूंढा, उसे खरीदा, उससे लिखने की कोशिश की। बहुत समय के बाद समझ आया कि आखिर लिखना कैसे है, स्ट्रोक कैसे बनाने हैं। यहाँ से मेरी कैलीग्राफी जर्नी की शुरुआत हुई। जी। मैंने 2018 में फोरेंसिक साइंस से पोस्ट ग्रेजुएशन की। एक तरफ पढ़ाई चल रही थी और एक तरफ मेरा कैलीग्राफी की तरफ इंटरेस्ट बढ़ रहा था। मैं दिन में पढ़ाई करती थी और ज़्यादातर रात को 12 बजे के बाद स्क्रिबल करती थी, कैलीग्राफी करती थी। इसी से मैंने अपनी पहचान बनाई। मैंने अपने इंस्टाग्राम पर एक प्रोफाइल बनाई जहाँ मैंने अपनी सारी प्रोग्रेस, जो भी मैंने आर्टवर्क्स बनाए, उसकी पिक्चर्स और वीडियोस अपलोड करना शुरू किया। बस कभी उम्मीद भी नहीं की थी, सपने में भी नहीं सोचा था कि लोगों को मेरा लिखना पसंद आएगा और वो खुद भी रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमें भी हमारा नाम लिख के दीजिए या हमारे लिए खत लिखिए। एक तरफ पढ़ाई कंटिन्यू होती रही, मास्टर्स हो गई, उसके बाद यूजीसी नेट की तैयारी की। असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सपना था और यूजीसी नेट क्लियर भी किया, इंटरव्यूज भी दिए। इसी बीच लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन में सब
जानते हैं क्या हुआ, सब अपने अपने घर पर बैठ गए। जी। कोई कुकिंग कर रहा है, कोई गाने गा रहा है, कोई डांस कर रहा है, मैं आर्ट बनाती थी। और इसी बीच मैंने कैलीग्राफी की वर्कशॉप्स लेना शुरू कर दी, यानी सिखाना शुरू कर दिया। जी। लॉकडाउन के दौरान मैंने और कुछ और आर्टिस्ट ने मिलके एक क्रिएटिव वर्कशॉप भी ली, जिसमें जो भी पेमेंट हमने रिसीव की सिखाकर उसे हमने NGOs और बहुत सारे अच्छे अच्छे ऑर्गेनाइजेशंस को डोनेट भी किया। जी। यहाँ से कैलीग्राफी सिखाने का इंटरेस्ट जागा। साथ साथ अपनी एक कैलीग्राफी की शॉप भी, ऑनलाइन शॉप शुरू करी, जिसमें हम वो सप्लाईज जो मुझे ढूंढने में बहुत वक्त लगा और लोग भी कैलीग्राफी सीख सके, इसलिए वो इम्पोर्ट करवाए और फिर आगे उसे अवेलेबल किया ताकि लोग भी उसे खरीद सके। जी। इसी के साथ साथ बहुत सारी ब्रांड्स के साथ काम किया। कैलीग्राफी को डेली लाइफ में एक लग्जरी टच देने के लिए कैसे यूज़ किया जा सकता है, ये जर्नी रही कैलीग्राफी की। जी। जब हम कैलीग्राफी के बारे में सोचते हैं तो पहला विचार तो यही आता है कि सुंदर ग्रीटिंग कार्ड्स हैं, जी, जी। उनमें लिखा हुआ है। लेकिन बहुत स्कोप है और जी। आजकल हम बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स देखते हैं, इस तरह के उत्पाद हैं जिनमें बहुत सुंदर लेखन होता है, जी। कुछ मैसेजेस होते हैं। जी। तो क्या क्या प्रोडक्ट्स तैयार किए जा सकते हैं कैलीग्राफी से? कैलीग्राफी को बहुत सारी तरह से यूज़ किया जा सकता है। मैं आपसे कुछ एग्जांपल्स शेयर करती हूँ। वेडिंग कार्ड्स डिज़ाइन कैलीग्राफी के अराउंड किए जा सकते हैं, लड़का और लड़की के नाम को फोकस में रखते हुए। इसी तरह से बहुत सारी ब्रांड्स आजकल AI के ज़माने में लिखी हुई चीज़ों को बहुत ज़्यादा वैल्यू देने लगी है, तो ब्रांड्स के लिए काम किया जा सकता है। कैलीग्राफी अपने आप में एक ऐसी स्किल है जो बहुत थेराप्यूटिक है, बहुत ही कामनेस आती है जब हम किसी भी आर्ट फॉर्म को करते हैं, उसमें कैलीग्राफी भी एक पार्ट है। अगर हम अपने स्ट्रोक्स को अपनी ब्रीदिंग के साथ अलाइन करें तो वो एक मेडिटेटिव प्रोसेस की तरह भी फील होती है। तो ना सिर्फ इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बट इसके थेराप्यूटिक और आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि आज की फास्ट पेस्ड लाइफ में अपने आप को स्लो डाउन करने के लिए कैलीग्राफी जैसी स्किल को ना सिर्फ बच्चों पर बड़े लोगों को भी बहुत बेनिफिट है। मेरे पिताजी ने बचपन से ही बहुत विश्वास किया, कहा कि आपको जो करना है आप करो, हम आपके साथ हैं। हमें बहुत अच्छा लगेगा कि हमारे घर की बच्ची एक स्मॉल बिजनेस क्रिएट करेंगी और आत्मनिर्भर रहेंगी, किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहेंगी। जब शादी हो गई और इन लॉज और हस्बैंड का भी उसी तरह से पूरा सपोर्ट रहा है, यहाँ तो बहुत खुशकिस्मत रही हूँ मैं। जी। तो आपसे ऐसी डिमांड हुई कि कुछ लिखकर दिखा दीजिए? मैं कैलीग्राफी के साथ साथ एंग्रेविंग भी करती हूँ और मैंने उनके लिए एंग्रेव करके कप बनाए। एंग्रेविंग का मैं चाहूंगी कि श्रोताओं के लिए आप थोड़ा सा डिटेल में बताएं। जैसे कैलीग्राफी करने के लिए हम एक निब का इस्तेमाल करते हैं, उसे स्याही में डिप करते हैं, उसी तरीके से एंग्रेविंग की एक ड्रिल मशीन की तरह एक हैंड पीस होता है, उसके ऊपर बर नाम की चीज जाती है जो एक निब का काम करती है। जी। किसी भी प्रोडक्ट को, जैसे वुड, सेरेमिक, ग्लास, मेटल को परमानेंटली कस्टमाइज कर सकते हैं हम एंग्रेविंग की प्रोसेस के थ्रू। मतलब वो जो सतह है उस पर एक तरह से खोद दिया जाता है नाम, है ना? या जो भी डिजाइन बनाना चाहते हैं। जी। अभी जो बिल्कुल हमारे श्रोता नए हैं, अगर वो कैलीग्राफी विधिवत सीखना चाहें तो कहाँ से सीखी जा सकती है और आगे क्या स्कोप है? कैलीग्राफी को हम कुछ इस तरह समझते हैं, जैसे कैलीग्राफी एक अम्ब्रेला टर्म है, एक छतरी की तरह है जिसके अंदर बहुत सारी अलग अलग स्क्रिप्ट्स आती हैं। जी। अगर आप ब्रश से कैलीग्राफी करना चाहते हैं तो उसे ब्रश कैलीग्राफी कहेंगे, जिसमें उसी तरह से अगर आप एक निब से लिखना चाहते हैं, इंग्लैंड से ओरिजिनेट करने वाली एक स्क्रिप्ट है जिसका नाम है कॉपर प्लेट कैलीग्राफी, उसे हम 55 डिग्रीज एंगल पर निब की हेल्प से लिखते हैं। बिल्कुल इसी तरह से अगर आप हिंदी में कैलीग्राफी करना चाहें एक चौड़े पेन से, तो उसे देवनागरी कैलीग्राफी कहते हैं। अगर आप पंजाबी में लिखना चाहें तो गुरमुखी कैलीग्राफी। अब आपका किस तरह की कैलीग्राफी में इंटरेस्ट है, उसके बेसिस पर आप किसी भी आर्टिस्ट को कांटेक्ट करें और उस स्क्रिप्ट में मास्टरी रखने वाले कैलीग्राफर से कैलीग्राफी सीख सकते हैं। भारत में अलग अलग स्क्रिप्ट्स प्रैक्टिस करने वाले, मास्टरी रखने वाले बहुत सारे कैलीग्राफर हैं जो इंटरनेट पर सर्च करने पर इजीली मिल सकते हैं। डिज़ाइन स्कूल्स, आर्ट स्कूल्स में कैलीग्राफी के स्पेशलाइज्ड कोर्सेज होते हैं। उसी तरह से प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स भी कैलीग्राफी के सर्टिफिकेट कोर्सेज एग्जिस्ट करते हैं। जी। आप अपनी कला को कितने अलग अलग तरीकों से प्रेजेंट करते हैं, उसके बेसिस पर आप
अर्न कर सकते हैं। जी इंडिविजुअल ऑर्डर ले सकते हैं, जैसे कोई प्यार भरा खत लिखवाना चाहता है अपने जी। किसी खास के लिए, जी उसी तरह से अगर कोई वेडिंग कार्ड डिज़ाइन करवाना चाहता है अपनी शादी के लिए, किसी फैमिली मेम्बर की शादी के लिए, आजकल ब्रांड्स जब कभी इवेंट इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं तो कैलीग्राफर्स को लाइव कैलीग्राफी के लिए साइट पर बुलाते हैं। यानी बस एक बार सीख लिया उसके जी, बाद जी, जी। आप कितना एक्सपेरिमेंट कर सकते हाँ। हैं वो निर्भर करता जी, है। या आपकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है कि आप क्या क्या बनाना चाहते हैं, कैलीग्राफी को किस किस जगह पर यूज़ करना चाहते हैं। ये थी कैलीग्राफी कलाकार सिमरन शर्मा। इनसे बात कर रही थी नीलम मलकानिया। प्रस्तुति केंद्रीय हिंदी रूपक एकांश। कला कितने कितने रूपों में हमारे आसपास मौजूद है और कितने तरह की ट्रांजिशंस के साथ। नृत्य और रंगमंच जैसी कला का संगम हो और इसके केंद्र में राम हो तो हमारे अंदर के दर्शक के अनुभव को एक नया आयाम मिलता है, और जो कलाकार इसे जीता है मंच पर, उसका अनुभव। तो चलिए कलाकार से ही जानते हैं। ये हैं अभिनय के लिए उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार से सम्मानित बनारस की स्वाति विश्वकर्मा। राम की शक्ति पूजा की राम। मैंने हिंदी से एमए किया है। ये मुझे कविता बहुत प्रिय है। व्योमेश शुक्ल हमारे डायरेक्टर, हमारे गुरु, हमारे मेंटोर, उनके ही कारण आज मैं जिस भी उपलब्धि को हासिल कर पाई हूँ, उनके ही कारण ये सब कुछ हुआ है। मेरे लिए जिंदगी जो सबसे बड़ी पाठशाला रही है। स्त्री होने की चुनौती के साथ साथ 15 वर्ष तक रंगकर्म एक बहुत बड़ी उपलब्धि रही है मेरे लिए। यह सब मेरे माता पिता, भाई बहन और संग साथियों की शुभकामनाएं और सौजन्य से हुआ है। हमारे सुनने वालों के लिए आप ये बताइए कि जब आप, जैसा आपने कहा, आपकी मुलाकात व्योमेश जी से हुई, ये निर्धारित कैसे किया आपने कि यही आपकी कॉलिंग है? जब हम लोग काम करना शुरू किए थे, करीब 15 से 20 लोग थे। मुझे चलना भी नहीं आता था थिएटर में। हमारे सर ने वैसे ही हम लोग को पहले चलना सिखाया। और हम लोग, मेरा पहला जो मंचन था वो कामायनी था। उसमें जो पात्र मैंने किया था मनु का। और मनु एक पुरुष पात्र है। और मेरे लिए वो सबसे बड़ी चुनौती थी कि आप एक स्त्री हैं और आपको एक पुरुष का अभिनय करना है। आपकी चाल ढाल, आपके बात करने का तरीका, सब कुछ चेंज हो जाता है। जी। और फिर मैंने राम की शक्ति पूजा में राम का अभिनय किया। बहुत ख्याति मिली है हम लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा अगला सवाल भी दरअसल यही होने वाला था। अभी तक हम पारंपरिक रामलीलाओं में देखते हैं जहाँ पहले पुरुष थे वो महिला पात्र भी पुरुष ही निभाते थे। अब आपके केस में ये बिल्कुल पलट गई बात। आपने मनु का पात्र जिया और फिर आपने राम का पात्र जिया। तो राम की शक्ति पूजा जो मंचन आप लोग काफी वर्षों से कर रहे हैं और बहुत सफल मंचन इसके हो रहे हैं, और अभी कुछ समय पहले आप विदेशों में भी आपने आईसीसीआर के लिए आपने वहां इसके मंचन किए हैं। ये जो यात्रा है आपकी, जब राम का पात्र आपने किया तो आपने व्यक्तिगत तौर पर, आपने खुद के अंदर मतलब एक कलाकार के तौर पर और एक व्यक्ति के तौर पर आपने कुछ क्या महसूस किया अपने अंदर, कुछ इस लंबी यात्रा में अपने अंदर आए हुए परिवर्तनों को? आपको ये लगता है कि आप राम बने हैं, आप जो अभिनय करने जा रहे हैं, आप पुरुष का अभिनय करने जा रहे हैं, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल पुरुष जैसी होनी चाहिए, स्त्री जैसी नहीं होनी चाहिए। आपको कैसा व्यक्त करना है, राम की तरह चलें आप। राम हमारे पुरुषोत्तम राम जी हैं। और उनका जो अभिनय आप जब करेंगे तो आज के मनुष्य नहीं लगने चाहिए। लेकिन हमारे सर ने जैसा कि आप जानती हैं, निराला की जो राम की शक्ति पूजा है, वो बिल्कुल आम मानव की कहानी है। जैसा कि आप मान लीजिए वो खुद निराला हो। वहां पर 3 डांस फॉर्म है इसमें, छऊ, कथक, भरतनाट्यम। तो इनकी ब्लेंडिंग हम लोग करते हैं, देखते हैं मंच पर जो अभिनय हो रहा होता है, उसका बॉडी लैंग्वेज जो है वो हमारे सर ने खोजा है एक तरीके से, आप मान लीजिए। वो पूरा प्रॉपर छऊ नहीं है, पूरा प्रॉपर भरतनाट्यम नहीं है, पूरा प्रॉपर कथक नहीं है। तो हम लोग जो इसकी ब्लाइंडिंग करते हैं, एक तो जाते हैं कि एकदम पुराने जैसे तुलसीदास के राम थे वैसे, और एक आम जो मानव है उनकी कहानी लेके चलते। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल राम ही हो जाना है।
ये हम फील किए हैं कि राम मेरे भीतर आ गए हैं। आगे की यात्रा के लिए आपका पूरे समूह का आप लोग आगे किस तरफ देख रहे हैं? आगे क्या-क्या करना चाहते हैं? आगे देखिए हम लोग बहुत कुछ करना चाहते हैं, जैसे कि हम लोग मुक्तिबोध की एक लंबी कविता है, हुँ, बहुत फेमस, अंधेरे अंधेरे में। में, हुँ, उसको हम लोग मंचित करना चाहते हैं। हुँ, और ऐसी-ऐसी बहुत सारी कहानियाँ, ऐसे बनारस की बहुत सारी कहानियाँ हैं, जैसे हुँ, गुंडा है हुँ, और ये सब सारी जो बनारसीपन है जिसमें, हुँ, जिससे बनारस रिलेट करता है। हुँ, बनारस साफ-साफ दिखता है, बनारस की गलियाँ, बनारस के घाट, बनारस का मूड, बनारस का लाइफ, बनारस की जीवंता, ये हुँ। सारी चीज़ें दिखती हैं, वो हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। अब एक जी। सवाल आपके अभी के हालिया अनुभवों से जो आप बाहर गए आपका पूरा ट्रूप परफॉर्म करने, वहाँ प्रदर्शन करते समय जब आप हिंदुस्तान में करती हैं यहाँ पर अलग-अलग जगहों पर और जो आपने वहाँ प्रदर्शन किया तो क्या अंतर या समानताएँ जैसी भी आपको लगी वो बताइए आप हमारे सुनने वालों को? वहाँ के लोग जो है, वो तो आप ये मानते हैं कि वो इंडिया से आए हुए लोग हैं, हम हुँ, लोगों को। हुँ, तो बहुत रिस्पेक्ट के साथ देखते हैं, बहुत आपकी बहुत बहुत आपका बहुत सम्मान करते हैं। जब आप मंचन कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें आप लोगों को उपलब्ध कराई जाती हैं एक एक्टर को, वो जो उनकी ज़रूरत होती है उस समय। और फिर जब हम लोगों का नाटक वहाँ पर जैसे ही खत्म होता था, हुँ, हम लोग वहाँ पर 9 मंचन किए लगभग। हंगरी में किया हम लोगों हुँ, ने, क्रोएशिया में किया, हम लोगों ने रूस में किया। तालियाँ बजी वहाँ पर और फिर लोग 1-1 घंटे तक लोग छोड़ ही नहीं रहे थे। अरे राम जी, उनके लिए बहुत। और हम लोगों ने कजान में भी किया। पे ज़्यादातर लोग मुस्लिम हुँ, थे। बहुत आश्चर्य इस बात का हुआ, एक तो हम लोग राम की शक्ति पूजा का अभिनय कर रहे हैं और वो 1 घंटे तक खड़े होके ताली बजा रहे हैं, फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, बच्चे फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। जबकि भाषा बिल्कुल अलग है, लेकिन तब भी उन वो सब छोड़ ही नहीं रहे थे हम लोगों को। अच्छा लगा। कला के क्षेत्र में भी बच्चे आगे बढ़ें और फिर क्योंकि जैसा आप है एक मकाम तो आपने बनाया ही और आपके पूरा समूह काम कर रहा है। तो आप अगर कुछ संदेश देना चाहें हमारे युवाओं को? यही बोलना चाहते हैं कि आप पढ़ाई तो करिए ही, लेकिन आपको कला करना इसलिए बहुत ज़रूरी होता है हुँ, कि आप जब आप कुछ रचते हैं ना, जब आप हुँ, कुछ करते हैं, हुँ। तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, कुछ करते हैं। तो हम सिर्फ़ यही बोलना चाहते हैं कि सबको अपनी पढ़ाई के साथ-साथ डांस, थिएटर, ड्राइंग, अपनी कला को और आगे बढ़ाएँ। बहुत शुक्रिया ठीक है, हमारे साथ प्रणाम। जुड़ने के लिए। अभी आपने सुना बनारस की स्वाति विश्वकर्मा को प्रस्तुति केंद्रीय हिंदी रूपक एकांश। बीती 21 अगस्त को पूरे विश्व ने आतंकवाद के पीड़ितों की याद और श्रद्धांजलि का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया और इस बात को और पुख्ता किया कि आतंकवाद का इस दुनिया में कोई स्थान नहीं है। इसी पृष्ठभूमि में 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान टाइगर ऑफ द्रास कैप्टन अनुज नायर का सर्वोच्च बलिदान हमारे लिए गर्व और प्रेरणा का स्रोत है। कैप्टन नायर के जीवन और बलिदान पर आधारित पुस्तक टाइगर ऑफ द्रास कैप्टन अनुज नायर के सह लेखक हिम्मत सिंह शेखावत बताते हैं। कैप्टन अनुज नैयर करीबन 23 साल के थे जब ये कारगिल वॉर हुआ था। करीब करीब जो ड्यूटी रही थी उस टाइम में वो करीब 1.5 साल की ड्यूटी रही थी। जब ये कारगिल वॉर हुआ था तो उनने अपने माँ बाप को ये नहीं बताया था कि मैं कारगिल वॉर में हूँ। उनने ये कहा था, जो कि बाकी सब बच्चे भी कहते हैं, कि मैं एक पीस पोजीशन पे हूँ और आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक है। यहाँ पर एक ऐसी कॉम्प्लेक्स है जिसको कहते हैं .4875 कॉम्प्लेक्स, जिसमें 13 जैकरेफ भी लड़ रही थी, जो कैप्टन विक्रम बत्रा साहब की यूनिट थी। साथ में पिंपल कॉम्प्लेक्स पे 17 जाट अपनी कार्रवाई कर रही थी। कैप्टन अनुज नैयर उस टाइम में चार्ली कंपनी में हुआ करते थे। तो जब उनको ये आदेश मिला तब वो ऊपर मूव करे। तो इस पूरी कार्रवाई को, जो कि रात में इनने अंजाम दी थी, उसमें इनने करीब 9 पाकिस्तानी इंट्रूडर्स मृत्यु को प्राप्त करवाया। लास्ट जो चौथा बंकर था, इसमें दौरान उन्होंने 3 बंकर डिस्ट्रॉय किए थे। जो चौथा बंकर था उस टाइम में डिस्ट्रॉय करते टाइम में थोड़ा सा उजाला हो गया था, सुबह का टाइम था, तो इनको गर्दन पे एक रॉकेट लॉन्चर लगा जिसके द्वारा उनकी मृत्यु हो गई। कैप्टन अनुज नैयर को महावीर चक्र द्वारा सम्मानित किया गया। महावीर चक्र सेकेंड हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड होता है इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का। हिंदुस्तानी नाम हमारा है,
सबसे प्यारा देश। अब आते हैं इस बुक की जर्नी को भी मैं कवर करना चाहूँगा। मेरा एक ग्रुप है, बाइकिंग ग्रुप, जिसका नाम है राष्ट्रीय राइडर्स। ये करीब 2016 में हमने फॉर्म किया था। इसका ऑब्जेक्टिव सिंपल था कि हम इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के जवानों को, ऑफिसर्स को या उनकी फैमिलीज़ को धन्यवाद कर सकें। तो हमने करीब 30,000 किलोमीटर राइड कर चुके हैं इस उद्देश्य को लेते हुए। एक ऐसी ही राइड पे हम जा रहे थे जब हम उनके परिवारों से मिल रहे थे। तो एक ये फैमिली थी जो कैप्टन अनुज नैयर की फैमिली थी। जब ये बुक का फॉर्मेशन कैसे स्टार्ट हुआ, हम उनके जो लेटर्स लिखते थे, कि उस टाइम में मोबाइल फोन्स कुछ नहीं हुआ करते थे, सिर्फ लेटर्स एक माध्यम होता था। जब मैंने उनके लेटर्स पढ़े, उसमें उनकी बातें देखी, समझी, तो मेरे को समझ में आया कि ये जो स्टोरी है ये आम जनता को बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है। तो ये मैंने अपने ऊपर एक कर्तव्य समझा कि क्या मैं कोशिश कर सकता हूँ। तो हमने बहुत ज़्यादा रिसर्च करी है। इनफैक्ट आर्मी के ऊपर बायोग्राफी लिखते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क हो जाता है। सबसे पहले इंडियन आर्मी से परमिशन ली गई, तो हम उन यूनिट्स पे गए, 17 जाट यूनिट पे गए, हमने उनसे बात करी, उनसे समझा। तो हम फॉर्चुनेटली हर उस शख्स से मिले हुए हैं जो उस वॉर में इन्वॉल्व था, चाहे वो जवान हो, चाहे अफसर्स हो, चाहे रिटायर्ड हो, सबसे मिले हम। उस पीक के पास में गए कि वो कहाँ से चढ़े थे, कहाँ से उतरे थे। तो हमने हर चीज़ को समझा, हर चीज़ रिकॉर्ड करते थे। ये पूरा ड्राफ्ट इंडियन आर्मी को पहुंचाया गया। उनने 4 महीने इसको पूरा पढ़ा और उसके बाद ओके दिया। ऊपर वाले की कृपा है कि हमको बड़ा पब्लिशर, जिसको हार्पर कॉलिंस कहते हैं, वन ऑफ द फाइनेस्ट पब्लिशर्स, उसके थ्रू ये बुक पब्लिश हुई है। जो रॉयल्टी आएगी वो हम हमारे जेबें नहीं भरनी है हमें। कुछ शादियां हुई हैं सोल्जर्स की जो कि परिवार इतना सक्षम नहीं था, तो हमने कंट्रीब्यूट किया हमारे ग्रुप ने, और वो प्रेजेंट किया है। मनी डॉरी के लिए प्रेजेंट नहीं किया है, बच्चों की एजुकेशन के लिए प्रेजेंट किया है। एक सोल्जर थे जिनकी वीरगति को प्राप्त हो गए थे, उनकी जो वाइफ थी वो भी खत्म हो गई थी। उनकी बेटी, जब उनकी शादी का मेरे को मालूम चला तो हमने कंट्रीब्यूट किया कुछ पैसा, बेटी से मिले हम, तो हमने ये इंश्योर किया, उनकी ग्रेजुएशन कराई हमने। बाद में हमने वो मनी FD करा के ब्याज के साथ में उनको दी वो पैसे, ताकि वो आगे यूज कर सके। इम्पोर्टेंट सिर्फ इतना सा है कि आम जनता, यूथ को ये पता चले कि हमारे इंडियन आर्म्ड फोर्सेस किस कठिनाइयों का सामना करती है। कैसे एक यंग बच्चा जो कि शादी करने वाला था 1.5 महीने बाद में, वो वीरगति को प्राप्त हो जाता है। उसकी जो फियांसे थी वो उसका इंतजार करती रह जाती है, और कैसे वो फैमिली स्ट्रगल करती है। The safety, honor and welfare of the country comes first, always and every time. Your own safety, ease, comfort last always and every time. So this is Indian Army for you. और इसको प्लीज पढ़िए, समझिए। जय हिंद। मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात में मैंने अक्सर आपसे ड्रग्स की चुनौती की चर्चा की है। हर परिवार की ये चिंता होती है कि कहीं उनका बच्चा ड्रग्स की चपेट में ना आ जाए। लोगों की मदद के लिए सरकार ने एक विशेष केंद्र खोला है जिसका नाम है मानस। सरकार ने एक टोल फ्री नंबर 1933 जारी किया है। इस पर कॉल करके कोई भी जरूरी सलाह ले सकता है या फिर रिहेबिलिटेशन से जुड़ी जानकारी ले सकता है। मानस के साथ साझा की गई हर जानकारी गोपनीय रखी जाती है। भारत को ड्रग्स फ्री बनाने में जुटे सभी लोगों से, सभी परिवारों से, सभी संस्थाओं से मेरा आग्रह है कि मानस हेल्पलाइन का भरपूर उपयोग करें। मोटिवेशन और इंस्पिरेशन का एक स्रोत हमारे देश के वो खिलाड़ी भी हैं जो अभी हाल ही में पेरिस ओलंपिक्स में पदक जीतकर लौटे। जिन्हें पोडियम नहीं मिल सका, उनकी मेहनत और लगन को भी सलाम। सुनते हैं आकाशवाणी दिल्ली के नीतीश अरोड़ा की एक रिपोर्ट। 33वें पेरिस ओलंपिक खेलों के लिए भारत ने कुल 117 खिलाड़ियों का दल भेजा था। दल ने कुल 6 पदक जीते, जिसमें 1 रजत और 5 कांस्य पदक शामिल थे। लगातार 2 ओलंपिक खेलों में पदक जीतने का इतिहास तो नीरज ने पेरिस में भी लिखा, लेकिन स्वर्ण पदक से चूक गए और इस बार रजत ही जीत पाए। काफ़ी अच्छा लग रहा है, फ्लैग है साथ में और अपने देश के लिए मेडल जीता है। लेकिन वही है, कुछ चीज़ों पे काम करना है शायद से। ये भी जो थ्रो है बहुत ही ज़बरदस्ती लगाई है। काफ़ी टाइम से एक इंजरी चल रही है, उसको ठीक करना है, क्योंकि ट्रेनिंग में भी जो थ्रो लगनी चाहिए शायद से वो नहीं लगा पा रहा। सिल्वर मेडल है, कंट्री के लिए मेडल जीता है, इसकी खुशी है। बस मैं ये कहना चाहता हूँ काफ़ी कुछ बाकी है,
कई कंपटीशन आँख खोल देते हैं। शूटिंग से 3 कांस्य और एथलेटिक्स से 1 रजत के साथ साथ पेरिस ओलंपिक खेलों को कुश्ती में अमन सहरावत के कांस्य पदक के लिए भी याद रखा जाएगा। पुरुषों की 57 किलोग्राम भार वर्ग में अमन सहरावत ने पहले राउंड में नॉर्थ मैसेडोनिया के व्लादिमीर इगोरोव को 10-0 और उसके बाद दूसरे राउंड में अल्बानिया के ज़ेलिम खान अबकारोव को 12-0 से पछाड़कर सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की की। लेकिन सेमीफाइनल में जापानी पहलवान रई हिगुची से 10-0 से हार 9 अगस्त को कांस्य पदक के लिए पोर्टोरिको के पहलवान जायरेव क्रूज के खिलाफ पुरुषों की 57 किलोग्राम भार वर्ग में अमन सहरावत मैट पर उतरे। मैच के बाद आकाशवाणी से बात करते हुए अमन सहरावत, बहुत अच्छा लग रहा है। देश के लिए सोच के तो गोल्ड के आए थे, पर ब्रोंज से संतुष्ट होना पड़ेगा और बहुत खुशी हो रही है देश के लिए। अब 2028 में ओलंपिक होना, उसमें गोल्ड की सोच के चलेंगे, देश के लिए गोल्ड लाएंगे। अपने सुनने वालों को बता दें कि अमन सहरावत भारत के लिए पदक जीतने वाले सबसे यंगेस्ट ओलंपियन बन गए हैं। कांस्य पदक जीतते समय उनकी उम्र है 21 वर्ष और 24 दिन। इससे पहले पीवी सिंधु सबसे यंगेस्ट ओलंपिक्स पदक विजेता थी, 21 वर्ष 1 महीना और 14 दिन, जब उन्होंने रियो ओलंपिक्स में 2016 में भारत के लिए रजत पदक जीता था। टीम स्पर्धाओं की बात करें तो पुरुष हॉकी में भारत ने कांस्य पदक जीता। पदकों की संख्या आसानी से 1 दशक तक पहुंच सकती थी, लेकिन बहुत से खिलाड़ी चौथे पायदान पर ही सिमट गए। बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन, वेटलिफ्टर मीराबाई चानू, पहलवान विनेश फोगाट, बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन और तीरंदाजी की टीम इवेंट कुछ ऐसे एथलीट्स और स्पर्धाएं थी जो कि मेडल के करीब पहुंचकर भी पिछड़ गए। 21 सदस्यीय शूटिंग के दल ने 3 पदक जीतकर एक नया इतिहास रचा। 2024 पेरिस ओलंपिक्स को याद रखा जाएगा मनु भाकर की उपलब्धियों के कारण। मनु भाकर न सिर्फ पहली महिला शूटर बनी है जिन्होंने पदक जीता, अपितु पहली खिलाड़ी किसी भी स्पर्धा की जिन्होंने एक ही ओलंपिक्स में एक नहीं 2 पदक जीते। पहला कांस्य पदक 10 मीटर एयर पिस्टल में और दूसरा अपने जोड़ीदार सरबजोत सिंह के साथ मिलकर 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम का कांस्य पदक। हम बहुत खुश हैं कि हम इंडिया की झोली में ये दूसरा मेडल शूटिंग की तरफ से ब्रॉन्ज मेडल डाल सके। गोल्ड, बट अभी नहीं हुआ तो कोई नहीं, नेक्स्ट में करूंगा। शूटिंग स्पर्धाओं में तीसरा पदक जीता पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में स्वप्निल कोसाले ने। मैं प्राउड करता हूँ इंडिया से हूँ एंड थैंक यू सो मच कि उन्होंने इतना सपोर्ट दिया इंडिया ने। कुल मिलाकर लगभग 70 मेडल इवेंट में भारत ने पदकों के लिए संघर्ष किया, जिसमें 16 खेल शामिल थे। यह दर्शाता है कि ओलंपिक खेलों को लेकर भारत निरंतर प्रगति पे है और भविष्य के खेलों में काफी अच्छे नतीजे सामने आ सकते हैं। Manu Baka won India's first medal at Paris 2024 and she is the first Indian woman to win a shooting medal. आकाशवाणी के लिसनर्स के लिए मैं बोलना चाहूँगी कि जिस भी फील्ड में आप हो, बहुत मेहनत करो। कभी भी अपने सपनों में ये मत सोचो कि मुझसे शायद हो पाए या नहीं हो पाए। आप मेरी ही जर्नी देख लीजिए, 8.5 साल हो गए हैं मुझे और इतने सालों बाद मुझे आज ये मेडल मिला है। और अगर मैंने बीच में ही गिव अप कर दिया होता तो मैं आज यहाँ नहीं पहुँच पाती। तो कभी गिव अप मत कीजिए, अपने ड्रीम को लेकर हौसला बुलंद रखिए और मेहनत कीजिए। पेरिस 2000 पैरालंपिक का 28 अगस्त को शानदार आगाज हुआ, जिसमें भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी सुमित अंतिल और शॉटपुट खिलाड़ी भाग्यश्री जाधव संयुक्त ध्वज वाहक रहे। 9 सितंबर को समाप्त होने वाले इस आयोजन में भारत का 84 सदस्यों का अब तक का सबसे बड़ा पैरालंपिक दल 12 खेलों में प्रतिस्पर्धा कर रहा है। विशेष रूप से अवनी लेखरा, सुमित अंतिल पैरा एथलेटिक्स, मनीष नरवाल पैरा शूटिंग और कृष्णा नागर पैरा बैडमिंटन पेरिस 2024 में अपने पैरालंपिक खिताब को डिफेंड करते हुए दिखाई देंगे। और अब काका कालेलकर, इस्मत चुगताई, वारियर स्वामिगल, मदर टेरेसा को स्मृति नमन करते हुए इस आशा के साथ आपसे विदा लेते हैं कि इनके व्यक्तित्व और कृतित्व से हम आलोकित और प्रेरित होते रहेंगे। नवोदिता को अनुमति दीजिए। नमस्कार। ये है युवा भारती, ये है